अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस हम कवर कर रहे थे। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। मूव होते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनीज़ एक्ट जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया, कुछ हमने आधा लेक्चर प्रीवियस जो है वो कंपनी एक्ट के ऊपर डिस्कस किया था। आज का लेक्चर भी हमारा कंपनी एक्ट के ऊपर ही होगा। इवन नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा कंपनी एक्ट के ऊपर ही होगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों ऑलमोस्ट हर पेपर में एग्जामिनर इस एरिया से क्वेश्चन मस्ट टेस्ट कर रहे हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें लर्न करने हैं, और इनसे रिलेटेड हमें एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है पास पेपर की, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर इससे कोई 8, 10, 12 नंबर जितने भी पार्ट अपीयर होता है तो हम इजीली अटैम्प्ट करके अपना पेपर सिक्योर कर सकें। थोड़ा केयरफुली जो है वो इन चीज़ों को आज और कल के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में आपने कवर करना है, ताकि बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। कंपनीज़ एक्ट की हम ऑलरेडी कुछ बातें कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, तो फर्स्ट ऑडिटर जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इन कारपोरेशन। हाँ, अगर डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते तो फिर कमीशन अपना ऑडिटर इम्पोज कर देगा। हाँ, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, पहले के बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी, वो कौन अपॉइंट करेंगे, वो मेंबर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर्स नहीं। और मेंबर्स अगर जो है वो अपॉइंट नहीं करते सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो कि अपॉइंट होता है नॉर्मली एजीएम पे, तो फिर कमीशन अपना ऑडिटर इम्पोज कर देगा। हाँ, अगर ड्यूरिंग ऑडिट हमने देखा कि अगर ऑडिटर की वैकेंसी जो है वो कैजुअल हो गई है तो उसे कौन फिल करेगा, डायरेक्टर्स फिल करेंगे। हाँ, अगर डायरेक्टर्स जो है वो कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं करते तो फिर भी क्या करेगा, कमीशन अपना ऑडिटर इम्पोज कर देगा। तो ये चीज़ें हमने कुछ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर ली। एक ऑडिटर को ड्यूरिंग सर्विस रिमूव भी किया जा सकता है। क्यों, काम अच्छा नहीं कर रहा तो उसे रिमूव किया जा सकता है। कौन रिमूव करेगा, मेंबर्स रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकते, कौन रिमूव करेंगे, मेंबर्स रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। और हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया कि अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट, ड्यूरिंग टेन्योर रिमूव किया जा रहा है तो इसके पास एक राइट है कि ये एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख के जा सकता है। क्या लिख के जा सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस का नाम भी दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस, रिटर्न स्टेटमेंट, जिसमें ये रीज़न बताएगा। अगर ये समझता है मेरी अनफेयर रिमूवल हो रही है तो उसमें ये रीज़न बता के जाएगा कि क्यों मुझे रिमूव किया जा रहा है। ये चीज़ें हमने कवर कर ली। अब थोड़ा सा मूव होते हैं प्रोसीजर्स की तरफ, कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या फॉलो करना है। मेन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो है, क्या लीगल प्रोविजन है जो कि फॉलो करनी है। किसको फॉलो करनी है, मेनली ये पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर को फॉलो करनी है। पूरी ऑडिट टीम में नीचे सीनियर जूनियर को शायद फॉलो नहीं करनी, पूरी टीम को फॉलो, पार्टनर को फॉलो करनी है, पूरी टीम को नहीं। कुछ लीगल प्रोविजन है जो ये है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं क्या है। कुछ एथिकल प्रोविजन भी है। एथिकल प्रोविजन क्या है, ये पूरी टीम को फॉलो करनी है, सिर्फ पार्टनर को ही नहीं। लीगल प्रोविजन किसको फॉलो करनी है, मेनली पार्टनर को, जो लीड कर रहा है ऑडिट टीम को, उसे फॉलो करनी है। हाँ, एथिकल प्रोविजन जो है वो पूरी टीम को फॉलो करनी है। कंपनी एक्ट कवर कर रहा है किसको, लीगल प्रोविजन को, एथिकल प्रोविजन को नहीं। देखते हैं क्या प्रोसीजर है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, और अल्टीमेटली वही ऑडिटर की रिमूवल। मीन अगर ऑडिटर रिटायर हो रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है, तो उसका भी वही प्रोसीजर है। क्या करना है, सबसे पहले तो डायरेक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, ये भी ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं। मीन अपनी कॉन्सेंट दे सकते हैं, अपनी विश जो है वो जाहिर कर सकते हैं मेंबर को कि हाँ ये फर्म अच्छा ऑडिटर है तो इसे ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रपोज ऑडिटर की कॉन्सेंट दे सकते हैं। लेकिन कैसे देंगे, अल्टीमेटली उन्होंने नोटिस सेंड करना है किसको, मेंबर्स को, बिफोर द अपॉइंटमेंट। और अल्टीमेटली नोटिस सेंड करना है किसको, जिस ऑडिटर को चेंज किया जा रहा है, मीन रिटायरिंग ऑडिटर को भी, और जो नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है इनको भी।
सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऑडिटर की प्रपोजल, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की कॉन्सेंट शो कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स ही करेंगे, लेकिन ये अपनी कॉन्सेंट दे सकते हैं। मेंबर जो हैं वो ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं। कौन से मेंबर जो है वो ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं? वो मेंबर जिनके पास मोर देन 10% वोटिंग राइट्स मीन शेयर होल्डिंग है। हाँ, एक ऐसा मेंबर जिसके पास लेस देन 10% शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट है, वो ऑडिटर की प्रपोजल नहीं कर सकते। हाँ, एक इंडिविजुअल मेंबर, उसके पास अगर 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट है तो वो भी प्रपोज कर सकता है, या एक के पास कुछ सपोज 6% है, एक के पास 4% है, तो दोनों मिलके क्या बन गया? 10%। तो ये क्या कर सकते हैं? ऑडिटर की प्रपोजल दे सकते हैं। सो मेंबर प्रपोजल दे सकते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की। कौन से मेंबर्स? हैविंग मोर देन 10% वोटिंग राइट्स या शेयर होल्डिंग। हाँ, मेंबर जब भी ऑडिटर प्रपोज करेंगे तो इन्होंने क्या करना है? नोटिस सेंड करना है कंपनी को या अदर मेंबर्स को बिफोर 7 days ऑफ एजीएम। एजीएम पे ऑडिटर अपॉइंट होना है, तो मेंबर अगर ऑडिटर प्रपोज कर रहे हैं उस कंडीशन की सूरत में अगर 10% वोटिंग राइट रखते हैं तो क्या करना है? इन्होंने नोटिस सेंड करना है अदर मेंबर्स को, कंपनी को। कब? 7 days बिफोर एजीएम, एटलीस्ट 7 days बिफोर एजीएम। साथ क्या करना है? इन्होंने नोटिस सेंड करना है किसको? रिटायरिंग ऑडिटर को भी, मीन वो ऑडिटर जिसको रिमूव किया जा रहा है उसके यहाँ पे नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसे भी आपने नोटिस सेंड करना है। साथ क्या करना है? मेंबर्स ने या कंपनी ने ये जो ऑडिटर चेंज किया जा रहा है इसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी करना है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर की प्रपोजल की कंसेंट शो कर सकते हैं। नोटिस देंगे किसको? मेंबर्स को भी और ऑडिटर को भी। मेंबर ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं कब? जब 10% आर मोर वोटिंग राइट शेयर होल्डिंग रखते हैं, चाहे एक है चाहे एक से ज़्यादा मिलके 10% वोटिंग राइट रखते हैं। और साथ ही इन्होंने क्या करना है? एजीएम से 7 दिन पहले जो है वो अदर मेंबर्स को नोटिस सेंड करना है, रिटायरिंग ऑडिटर को भी नोटिस सेंड करना है, और साथ क्या करना है? इस चीज़ को अपनी वेबसाइट पे कंपनी ने पोस्ट भी करना है। कहते हैं कि अगर ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है, मीन जो रिटायरिंग ऑडिटर है जिसको रिमूव किया जा रहा है, तो उसके पास एक राइट है। क्या राइट है? कि वो एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस जो है वो लिख के जा सकता है, इसमें रीज़न बताएगा। अगर वो समझता है अनफेयर डिसमिसल हो रही है तो क्यों मुझे रिमूव किया जा रहा है, तो उसके पास राइट है ये एट द टाइम ऑफ रिमूवल। किसके पास? रिटायरिंग ऑडिटर के पास। हाँ, वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिटायरिंग ऑडिटर ने क्या करना है? एटलीस्ट 2 days बिफोर एजीएम जो है वो कंपनी को सबमिट करवानी है। कब सबमिट करवानी है? एटलीस्ट 2 days बिफोर एजीएम। हाँ, वो जो रिटर्न स्टेटमेंट इसने लिखी है, स्टेटमेंट सर्कमस्टांसिस, उसको एजीएम पे रीड भी किया जाएगा। अगर वाकई ही उसकी कोई जेन्युइन कंसर्न है, मीन वो समझता है कि मेरी जो है वो डिसमिसल अनफेयर हो रही है, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिख के जा सकता है। वो रिटर्न स्टेटमेंट कंपनी को एजीएम से 2 days बिफोर एटलीस्ट सबमिट करवाना होगी और वो एजीएम पे रीड भी की जाएगी। सो क्या प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑडिटर की प्रपोजल की कंसेंट दे सकते हैं, जिसके लिए नोटिस देंगे मेंबर्स को और ऑडिटर को। मेंबर्स ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं। कौन से मेंबर? जिनके पास मोर देन 10% वोटिंग राइट या फिर शेयर होल्डिंग है। और क्या करना है इन्होंने? 7 days बिफोर एजीएम जो है अपनी प्रपोजल का नोटिस जो है वो कंपनी को, अदर मेंबर्स को सब सेंड करना है। साथ नोटिस देना है रिटायरिंग ऑडिटर को भी, और कंपनी के लिए भी ज़रूरी है कि इसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। हाँ, ऑडिटर के पास राइट है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि वो रिटर्न स्टेटमेंट लिख के जाएगा जो 2 days बिफोर एजीएम जो है सबमिट करवाएगा। ना सिर्फ सबमिट करवाएगा, वो एजीएम अटेंड करके वहाँ पे बोलेगा भी, और बोलेगा खुद। अगर वो ऑडिटर नहीं बोल रहा या अटेंड नहीं कर रहा तो फिर कंपनी ने क्या करना है? इसको एजीएम पे रीड करना है। कहते हैं कि जब भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, मीन पिछला ऑडिटर रिमूव कर रही है, रिटायर हो रहा है पिछला ऑडिटर, तो कंपनी ने क्या करना है? इस अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन देनी है किसको? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी, विद इन 14 days ऑफ दैट एक्ट।
मीन कंपनी ने ये जो एक्शन परफॉर्म किया, ऑडिटर को रिमूव किया है या अपॉइंटमेंट किया है, तो विद इन 14 डेज कंपनी ने क्या करना है, रजिस्ट्रार को इंटीमेट मीन इन्फॉर्म भी करना है अबाउट दिस अपॉइंटमेंट या अबाउट दैट रिमूवल। तो ये क्या है, कोई 3-4 प्रोसीजर्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे जा सकते हैं या नॉर्मली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में हमसे पूछे जा सकते हैं। यही प्रोसीजर्स अपॉइंटमेंट के हैं, यही प्रोसीजर जो हैं ऑडिटर की रिमूवल से रिलेटेड भी हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की कंसेंट शो कर सकते हैं टू मेंबर्स एंड ऑडिटर। मेंबर ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं या प्रपोजल दे सकते हैं, कब, जब 10% वोटिंग राइट रखते हैं, और ये प्रपोजल एजीएम से 7 डेज बिफोर कंपनी को अदर मेंबर्स को देनी है। रिटायरिंग ऑडिटर जिसको रिमूव किया जा रहा है उसे भी इन्फॉर्म करना है, वेबसाइट पे पोस्ट भी करना है। इस तरह से अगर ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है तो डायरेक्टर जो है वो अपनी कंसेंट शो कर सकते हैं, मेंबर्स को बताएंगे, ऑडिटर को भी बताएंगे क्यों रिमूव किया जा रहा है। मेंबर्स भी ऑडिटर की रिमूवल में आ सकते हैं अगर मोर देन 10% वोटिंग राइट रखते हैं। एजीएम से 7 डेज पहले अदर मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हम चेंज करने जा रहे हैं, वेबसाइट पे पोस्ट भी करेंगे। हाँ, जो ऑडिटर रिमूव हो रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर, उसके पास राइट है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस लिख के जा सकता है, जो 2 डेज बिफोर एजीएम उसे कंपनी को सबमिट करवानी है और एजीएम पे रीड भी की जाएगी। और क्या करना है, कंपनी को ये जो ऑडिटर की चाहे अपॉइंटमेंट की है, चाहे कंपनी ने ऑडिटर की रिमूवल की है, विद इन 14 डेज क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इन्फॉर्म भी करना है। सो ये क्या थी, कुछ लीगल प्रोविजंस थी। मीन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट जो है वो क्या प्रोसीजर्स है जो ऑडिटर को फॉलो करना है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फिर ऑडिटर की रिमूवल से रिलेटेड। अब कुछ एथिकल भी रिक्वायरमेंट हैं, कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो फॉलो करनी है ऑडिटर को, सिर्फ पार्टनर को ही नहीं, होल ऑडिट टीम को फॉलो करनी है। इन हर लेवल के ऑडिटर को ये फॉलो करनी है। ये जो हमारा चैप्टर 1 हम कवर कर रहे हैं, इसके अंदर मेनली हमारे पास जो है वो कंपनी एक्ट में लीगल प्रोविजन है। एथिकल रिक्वायरमेंट हमारे पास चैप्टर 1 में नहीं है, हमारे चैप्टर 2 में या चैप्टर 3 में जाके कवर करेंगे। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स है, तो जब लीगल हमने कवर कर लिया तो सोचा एथिकल भी अभी साथ ही कवर कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, एग्जामिनर एथिकल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन सेपरेट टेस्ट करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट का लाइक कंपनी एक्ट का क्वेश्चन सेपरेट टेस्ट करते हैं। लेकिन पास में कोई एक आध दफ़ा ऐसे हुआ है कि एग्जामिनर ने क्या किया, दोनों एथिकल और लीगल प्रोविजन को मिला के भी क्वेश्चन टेस्ट किया। इसलिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी चैप्टर 2 में हैं, लेकिन अभी हम साथ ही कवर करने जा रहे हैं ताकि अभी सारा पता चल जाए कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है। सो एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे मेनली हम 2 ऑडिटर को डिस्कस करेंगे। एक है इनकमिंग ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर मीन न्यू ऑडिटर जिसे अपॉइंट किया जा रहा है। एक हमारे पास आउट गोइंग ऑडिटर। आउट गोइंग ऑडिटर कौन है, रिटायरिंग ऑडिटर जिसे रिमूव किया जा रहा है। सो 3 पॉइंट हमने दोनों से रिलेटेड क्या करने हैं, लर्न करने हैं। इनकमिंग ऑडिटर, नया ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा है, उसे क्या करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे अपनी अपॉइंटमेंट से पहले या अपॉइंटमेंट के टाइम पे ऑब्टेन करनी है प्रोफेशनल क्लियरेंस। प्रोफेशनल क्लियरेंस मीन क्या करना है, प्रीवियस ऑडिटर से, मीन वो जो आउटगोइंग रिटायरिंग ऑडिटर है उससे क्लियरेंस लेनी है, मीन रीज़न पूछनी है बिहाइंड लीविंग या रिमूविंग फ्रॉम द ऑडिट। क्यों, अगर उसे मैनेजमेंट के साथ किसी फड्डे की वजह से मैनेजमेंट रिमूव कर रही है, मीन कोई डिसएग्रीमेंट हो गया मैनेजमेंट के साथ, सपोज हो सकता है मैनेजमेंट रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही थी और उसे ऑडिट पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड तक एक्सेस चाहिए थी चीज़ों को चेक करने के लिए, और मैनेजमेंट ने इसी लड़ाई के ऊपर उसे रिमूव कर दिया, तो कल को यही मसला आपके साथ भी आ सकता है, आपको भी मैनेजमेंट रिमूव कर सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल क्लियरेंस ऑब्टेन करनी है, मीन रिटायरिंग ऑडिटर से पूछना है रीज़न बिहाइंड लीविंग द ऑडिट। हाँ, अगर आपको लगता है वाकई कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, कोई ऐसी रीज़न नहीं है जिससे फ्यूचर में आपका वर्क अफेक्ट हो सकता है, तो फिर हमें क्या कर लेना चाहिए, ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर हमें लगता है कि नहीं वाकई कोई रीज़न जो है वो मैनेजमेंट के साथ है, ऑडिटर बिल्कुल फेयर था, तो फिर यही रीज़न कल को हमारे साथ भी आ सकती है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इधर हमें ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
सो इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, प्रोफेशनल क्लियरेंस ऑब्टेन करनी है। तो आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या करना है, वो जो प्रोफेशनल क्लियरेंस आपने उसे ऑब्टेन किया उसने क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है। उसकी एथिकल ड्यूटी है ये कि अगर आपसे कोई दूसरा ऑडिटर जो है उसी क्लाइंट से रिलेटेड जिससे आप रिमूव हुए हो कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है कि ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए उसे या नहीं, तो आपने क्या करना है, उसे रिप्लाई देना है। सो इनकमिंग ऑडिटर ऑब्टेन करेगा प्रोफेशनल क्लियरेंस, जबकि आउटगोइंग ऑडिटर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा प्रोफेशनल क्लियरेंस को। दूसरा कहता है कि जब आपको रिमूव किया जा रहा है ऑडिट से, तो आप एक रिटर्न स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस लिख के जाओगे, इसमें रीज़न बताओगे कि क्यों आपको रिमूव किया जा रहा है, तो इसकी ड्यूटी है क्या, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, फाइल करनी है कॉपी ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रिमूवल। तो वो जो इसने फाइल की है, इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, उस कॉपी को ऑब्टेन करना है, ना सिर्फ ऑब्टेन करना है, उसे रीड भी करना है, देखना है कि क्या रीज़न इसने लिखी है अपनी रिमूवल की, ताकि हम देख सकें कि कोई ऐसी ग्राउंड्स तो नहीं है जिसकी बेस पर अनफेयर डिसमिसल उसकी हुई है या रिमूवल हुई है, और वो चीज़ें हमारे साथ भी फ्यूचर में अटैच हो सकती हैं। तो फिर हमें भी देखना, हमें ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो इसने ऑब्टेन करनी प्रोफेशनल क्लियरेंस, उसने क्या करना है, रिप्लाई करना है प्रोफेशनल क्लियरेंस को। आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या करना है, एक कॉपी फाइल मीन रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, तो इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, उस रिटर्न स्टेटमेंट को ऑब्टेन करना है या रीड करना है। फिर कहता है कि जब ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है तो ऑडिटर ने क्या करना है, सर्कमस्टांसिस आई कैप को भी फाइल करने हैं, मीन आई कैप को भी इन्फॉर्म करना है कि मुझे फलां कंपनी से एज ए ऑडिटर जो है वो रिमूव कर दिया गया। मीन वही रिटर्न स्टेटमेंट आपने क्या करना है, सपोज आई कैप को भी सेंड करनी है। और जो इनकमिंग ऑडिटर है उसे क्या करना है, उसे अपॉइंटमेंट से पहले आई कैप से जो है वो एक्सेप्टेंस क्लियरेंस भी चाहिए। मीन आई कैप से पूछना है कि मुझे एज ए ऑडिटर जो है वो ये अपॉइंटमेंट की ऑफर मिली है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, आई कैप अगर आपको क्लियरेंस दे तो फिर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। और नॉर्मली आई कैप जो है वो आपको विद इन 15 डेज जो है वो रिप्लाई दे देता है। सो इनकमिंग ऑडिटर को क्या करना है, बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट आई कैप से क्लियरेंस लेनी है, विद इन 15 डेज क्लियरेंस मिल जाएगी। आई कैप क्लियरेंस देगा तो आपको ऑडिटर जो है वो एज ए ऑडिट एक्सेप्ट करना है। और जो आउटगोइंग ऑडिटर है उसने क्या करना है, रिमूवल के टाइम पे आई कैप को फाइल भी करने हैं सर्कमस्टांसिस मीन रिटर्न स्टेटमेंट आई कैप को भी देनी है। सो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकमिंग ऑडिटर की, कि इसने क्या करना है, ऑब्टेन करनी है प्रोफेशनल क्लियरेंस, इसने क्या करना है, वो जो रिटर्न स्टेटमेंट आउटगोइंग ऑडिटर ने लिखी थी उसको रीड करना है, और इसने क्या करना है, बिफोर अपॉइंटमेंट आई कैप से क्लियरेंस मीन परमिशन लेनी है विद इन 15 डेज, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करनी है। आउटगोइंग ऑडिटर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल, कि उसने रिप्लाई करना है प्रोफेशनल क्लियरेंस को, उसने एट द टाइम ऑफ रिमूवल रिटर्न स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट सर्कमस्टांसिस लिखनी है, और उसने क्या करना है, फाइल करने हैं सर्कमस्टांसिस किसको, आई कैप को भी। सो ये क्या थे कुछ प्रोसीजर्स रिगार्डिंग ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिमूवल, जो क्या है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, मीन एथिकल नहीं लीगल प्रोविजन है जो फॉलो करनी है ऑडिटर को। और ये क्या थी, कंपनीज एक्ट में नहीं, कंपनी एक्ट से हट के कुछ एथिकल प्रोविजन है फॉर इनकमिंग ऑडिटर जो उसे फॉलो करनी है, और फॉर आउटगोइंग ऑडिटर जो उसे फॉलो करनी है। सो मूव होते हैं थोड़ा और आगे, कंपनी एक्ट में ही वापस आते हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की हम बातें कर चुके, ऑडिटर की रिमूवल की बातें कर चुके, अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है वो भी हम कवर कर चुके। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर की बात की थी, उनको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, और उसके बाद आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देंगे। सो क्या राइट्स एंड पावर्स हैं ऑडिटर के पास, हमने शायद प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। ऑडिटर के पास राइट्स एंड पावर हैं क्या, एक्सेस टू कंपनी रिकॉर्ड्स, कि कंपनी के रिकॉर्ड्स तक इसे एक्सेस अगर चाहिए, किस लिए चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को चेक करने के लिए, ऑडिट पर्पस के लिए, तो कंपनी इसे जो है वो डिनाई नहीं कर सकती। हाँ, वो एक्सेस इसको बेशक कंपनी के किसी ऑफिस में चाहिए, हेड ऑफिस में चाहिए, या कंपनी की किसी ब्रांच में भी चाहिए, तो वो भी मैनेजमेंट को, कंपनी को इसे प्रोवाइड करना होगी।
इसके पास राइट है, क्या राइट है? टू रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन। ऑडिट पर्पस के लिए इसे कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है कंपनी के किसी एम्प्लॉय से, कंपनी की किसी ब्रांच या सब्सिडियरी के एम्प्लॉय से, या कंपनी के साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं उनसे, लाइक डेटर से कोई से इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसका राइट है, ये वो ले सकता है, मैनेजमेंट इसे डिनाई नहीं कर सकती। और साथ एक और मेन राइट्स एंड पावर था इसके पास फॉर एजीएम, कि एजीएम का जो नोटिस पीरियड है वो भी ये रिसीव कर सकता है, एजीएम जो है उसको ये अटेंड भी कर सकता है, एजीएम पे ये बोल भी सकता है, और एजीएम पे अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसिस, वो रीड आउट मीन प्रोवाइड भी कर सकता है। तो क्या थे मेनली 3 राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर: to access company records at any time for audit purpose, require any information for audit purpose from company employee of company subsidiary या other associated persons, और for AGM 4 rights and powers हैं: to receive notice period of AGM, जो नॉर्मली AGM का 21 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो कंपनी अपने मेंबर्स को देती है, तो ऑडिटर को भी भेजेगी, अटेंड भी कर सकता है ये AGM पे बोल भी सकता है, और AGM पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो भी रीड आउट कर सकता है। एक ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। क्या ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की? मेनली टू एक्सप्रेस ओपिनियन। क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है किस चीज़ के बारे में? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, मीन बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, यानी जो मेन इसकी ड्यूटी है, जो ऑडिट का मेन पर्पस भी है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। साथ इसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि ऑडिटर ने चेक करना है कि कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है नहीं कर रही। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, मीन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन अकाउंट्स बुक से बना रही है वो अकाउंट्स बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रही है नहीं कर रही। साथ इसकी ड्यूटी है क्या? इसने देखना है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं वो अकॉर्डिंग टू मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर मेंटेन्ड अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की गई हैं। साथ इसकी एक ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? इसने देखना है कि अगर कंपनी के अंदर कोई एक्सपेंडिचर हुए हैं तो वो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी हुए या नहीं हुए। एक्सपेंडिचर इनकर फॉर कंपनी, कि अगर कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं तो कंपनी के लिए हुए हैं, किसी पर्सनल लाइफ डायरेक्टर की कोई पर्सनल लाइफ के लिए नहीं हुए, मीन कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, मीन एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो कंपनी के लिए हुए हैं। साथ इसकी ड्यूटी है क्या? इसने देखना है कि इन्वेस्टमेंट मेड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी हुई है, किसी पर्सनल पर्पस के लिए डायरेक्टर ने या मैनेजमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। सो क्या ड्यूटी है? मेनली टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ड्यूटी है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज़ बीन मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। ड्यूटी है क्या? देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू मेंटेन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूटी है क्या? कि एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द कंपनी। ड्यूटी है क्या? देखना इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। साथ इसकी ड्यूटी है एक, क्या देखना है कि कंपनी ने ज़कात जो है वो डिडक्ट की है अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, और सेंट्रल ज़कात फंड में उसे डिपॉजिट भी करवाया। ऑडिटर की ड्यूटी है क्या देखना है कि कंपनी ने ज़कात जो है वो डिडक्ट की है और सेंट्रल ज़कात फंड में उसे डिपॉजिट भी करवाया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली राइट्स एंड पावर्स क्या हैं,
या सिनेरियो भी बन सकता है, सपोज ऑडिटर को ये राइट नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, तो आप बताएं क्या ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ ही ऑडिटर की ड्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट की जा सकती है कि क्या क्या है, क्या सिर्फ यही ड्यूटी है, मीन ऑडिटर समझता है मेरी सिर्फ यही ड्यूटी है, नहीं सिर्फ यही नहीं, साथ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं। सो कंपनीज एक्ट को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट की हमने बातें कर ली, रिमूवल की बातें कर ली, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर डिस्कस कर लिए, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर डिस्कस कर ली, साथ हमने क्या किया, प्रोसीजर फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो है वो कवर कर लिए, जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट एरिया था। साथ हमने कुछ लीगल प्रोविजन के साथ साथ कुछ एथिकल प्रोविजन, मीन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कवर कर ली कि फॉर इनकमिंग ऑडिटर क्या 3 पॉइंट हैं और फॉर आउटगोइंग ऑडिटर क्या 3 पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो है वो हमारा रह गया ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ पास पेपर से कंपनीज एक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो है वो क्वेश्चन कवर करेंगे और इस तरह से चैप्टर 1 को आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही है।